हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र चौरसिया क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम ठोसों का वर्गीकरण पढ़े थे, मतलब सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़े थे। और जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पड़ा हुआ है। और जो देख लिए हैं आगे बढ़ते हैं। अब आइए समझते हैं कि सॉलिड अवस्था, इसका मतलब है ठोस अवस्था में हम किसकी बात करेंगे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का वर्गीकरण की बात करेंगे। अब हम बात समझेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये बात समझे ना कि क्रिस्टलीय ठोस का जो हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये क्या होता है, ये उसमें उपस्थित इस ठोस में यानी इस क्रिस्टल में उपस्थित बॉन्ड और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेचर के ऊपर क्या होता है, ये आधारित होता है, अर्थात उसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोस को समझने के लिए इसके दो पैरामीटर्स होंगे। क्रिस्टलीय ठोस को समझने के लिए, ठोसों को समझने के लिए यानी इसका क्लासिफिकेशन के लिए इसके दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर्स क्या है, अवयी कणों की प्रकृति, और दूसरा है इसमें उपस्थित बंध, यानी क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित बंध और क्या अवयी कणों की प्रकृति के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। मतलब है कि हम यहां बात करेंगे कि नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और इसमें क्या है कि नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। अब बात समझते हैं कि ये रियल में क्या कहता है। जो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अवयी कणों की प्रकृति और उसमें उपस्थित बंध के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। मतलब है कि हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, अवयी कणों की प्रकृति और उसमें उपस्थित बंध के आधार पर। यानी हम इसको कह सकते हैं ना, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण अवयी कणों इसमें उपस्थित बंध के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। इसको नोट कर ले। पहला आयनिक सॉलिड। दूसरा जो है क्या है, धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड। तीसरा जो है सहसंयोजी ठोस,
सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। और चौथा जो है आणविक ठोस, आणविक ठोस, इसको बोलते हैं मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक ठोस की बात करेंगे, मतलब क्या है, आयोनिक सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड की बात करेंगे। जरा सोचो बाबू कि आयनिक सॉलिड को समझने के लिए उस टर्म को, किस टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो आयनिक जो भी सॉलिड होंगे उसमें क्या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ा होगा, और जिसके द्वारा क्या होगा, वो एक दूसरे के पास जुड़ेंगे या दूसरे से जुड़ेंगे, उसमें जो बंध होगा उस बंध का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अर्थात कूलम्बिक बल। यानी उसको हम कूलम्बिक बल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। अब बात होता है ना कि जो भी सॉलिड होते हैं कैसे रन करते हैं, ये हमको बात समझना है। कि अगर सपोज कीजिए कि अगर हम एक क्रिस्टल ले लेते हैं, कैसा, आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस, जब ये ब्रेक डाउन होगा, कब डाउन होगा जी, A प्लस और कितना B माइनस में, कब, जब इसको हीट दिया जाएगा तब। यानी यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज है और दूसरा क्या, माइनस चार्ज है। मतलब है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितना, NaCl, अगर इसको हीट किया जाएगा तब क्या होगा, ये आयन इसका क्या होगा, Na प्लस और कितना Cl माइनस में क्या होगा, ये टूट जाएगा। यानी इसको तोड़ने के लिए क्या होगा, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। इसको तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, तब ये जाके क्या होगा, टूटेगा। लेकिन ये भी समझना है कि NaCl जो है ना, इसमें दो चार्ज का सेपरेशन है, ये दो चार्ज इसके पास है, मतलब है एक Na प्लस और दूसरा क्या है, Cl माइनस, लेकिन दोनों के बीच कुछ दूरी है, उस दूरी का नाम क्या है, R। अब ये दोनों के बीच अगर फोर्स लगेगा ना, इस फोर्स का नाम क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ F बोलेंगे। मतलब कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि F बराबर कितना, Q Na प्लस इंटू Q Cl माइनस अबाई कितना, R Na प्लस और कितना Cl माइनस का कितना होल स्क्वायर। यानी जरा सोचिए कि इस टर्म को समझने के लिए हमको क्या चाहिए बाबू, दो चार्ज चाहिए। लेकिन आप कूलम्ब के नियम, जो फिजिक्स आप लोग पढ़े होंगे, कूलम्ब लॉ, तो वहाँ आप ये चीज़ आपको बताया गया होगा कि अगर कोई दो चार्ज हो, अगर Q1 प्लस और कितना Q माइनस, और दोनों के बीच की दूरी क्या, R हो, तो इनके बीच लगने वाले जो बल होंगे उस बल का नाम क्या होगा, कूलम्बिक बल। कब, जब यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, 0 हो। मतलब क्या कि हम यहाँ ये कह सकते हैं निश्चित रूप से कि ये जब भी मेरा फोर्स यहाँ जनरेट होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अबाई कितना, R स्क्वायर। इसी टर्म को हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं कि A बराबर कितना, K इंटू Q Na प्लस इंटू Q Cl माइनस अबाई कितना, R Na प्लस और Cl माइनस का कितना होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि आयनिक ठोस को समझने के लिए इसमें हमको पहले चार्ज को समझना पड़ेगा कि आयनिक ठोस में कितने चार्ज होते हैं, दो चार्ज। कौन, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या, निगेटिव चार्ज। ये दोनों के बीच जो बल लगेंगे ना, ये दोनों के बीच जो बल लगेंगे उस बल का नाम क्या है, जो यहाँ फोर्स लगेंगे, दोनों के बीच जो फोर्स लगेंगे, इस फोर्स का नाम क्या है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इसको बोल सकते हैं कूलम्बिक बल, कूलम्बिक बल। अब इसका हम डिफिनीशन बनाएंगे कि रियल में डिफिनीशन क्या होगा। हम लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ने के पहले उसका पैटर्न समझना जरूरी होता है। अगर हम पैटर्न समझ लें तो ये तो बहुत आसान है। अब हम देखते हैं कि रियल में इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। दूसरी बात समझना है बाबू कि अगर हम NaCl को अगर तोड़े हैं तो क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा एक FCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कैसे रन करेंगे। इस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए क्या बोले ना कि हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पर Cl माइनस है, अगर यहाँ पर Cl माइनस है तो सपोज क्या क्या यहाँ Na प्लस है। अगर यहाँ पर Na प्लस है तो क्या है, Cl माइनस है।
अगर यहाँ पर Cl माइनस है तो क्या है, यहाँ Na प्लस है। अगर यहाँ पर Na प्लस है तो यहाँ क्या है, Cl माइनस है। जरा देख रहे हैं ना, ये दोनों के बीच ये जो बल लगे हैं, जो फोर्स यहाँ जनरेट होगा, इस फोर्स का ही नाम क्या होगा, कुलम्बिक बल। इस फोर्स का नाम क्या होगा, कुलम्बिक बल। इंटायर चीज़ को हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। मतलब है कि एक चीज़ और समझिए कि जब Na है ना, इस एक Na के चारों तरफ, ये स्ट्रक्चर हम जनरली ले लिए हैं। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमको बहुत अच्छा से इसको डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन हम शॉर्ट में से चल दिए। यहाँ पर जरा सोचिए कि एक Na प्लस के चारों तरफ क्या होगा, Cl के कितने मोलिक्यूल्स, कितने आंश होते हैं, Cl कितने होंगे, 6। कितना, 6। इसका मतलब है कि Na का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na, यानी Na का समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कितना होगा बाबू, 6 होगा। उसी प्रकार अगर आप देखोगे कि अगर हम यहाँ Cl माइनस की बात करते हैं तो Cl माइनस के चारों तरफ Na के कितने आयंस होंगे, 1 2 3 4 5 और कितने बाबू, 6। मतलब इस एक Cl से कितने Na प्लस जुड़े हुए हैं, 6। इसलिए यहाँ पर Cn माइनस का समन्वय संख्या, समन्वय संख्या अर्थात Cl माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस कितना होगा, 6 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस का जो समन्वय संख्या होगा कितना, 6:6 में होगा। यानी हम लोग डिफिनीशन बनाने के पहले इसका हमको पैटर्न समझना जरूरी होता है। जब पैटर्न समझ जाए ना तो हर चीज़ क्या होगा, अच्छा दिखेगा, अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। अब हम यह डिफिनीशन बनाने वाले हैं कि रियल में इसका डिफिनीशन क्या है। तो ये आपका हेडिंग है, ये आप हेडिंग दे लेंगे। हम यहाँ पर डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं, उसके बाद इस चीज़ आपको लिखना है, तो हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर। अब हमको बात यहाँ समझना है कि जो मेरा आयनिक ठोस है ये क्या, किसे कहते हैं, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस वैसे क्रिस्टलीय ठोस, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी संरचनात्मक अवयवीकरण, संरचनात्मक अवयवीकरण आयन, मतलब क्या, धन आयन एवं ऋण आयन होते हैं, जो कुलाम्बिक बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसे आयनिक ठोस कहा जाता है। आयनिक ठोस कहा जाता है। अब आप डिफिनीशन लिख सकते हो। डिफिनीशन लिखने के बाद ये सब लिखिए। चलिए, डिफिनीशन लिखने के बाद ये सब चीज़ लिखना है। अब हम बात करते हैं कि रियल में जब ये होता है कौन सा, आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस के लिए क्या कंडीशन है। आयनिक ठोस, अगर हम आयनिक ठोस लिख दें मतलब क्या, इनके अवयकन क्या होना चाहिए, अवयकन क्या होना चाहिए, इसका अवयकन तो क्या होना चाहिए, आयन। कौन कौन, धन आयन, धन आयन एवं ऋण आयन होना चाहिए, ऋण आयन होना चाहिए। इसमें कैसा बंध होना चाहिए, बंध कैसा होना चाहिए, कुलाम्बिक बल होना चाहिए, कुलाम्बिक बल। इसमें कैसा बल होना चाहिए, कुलाम्बिक बल होना चाहिए। अब जरा सोचो, कोई पूछेगा कि रियल में
आयनिक ठोस होने के लिए क्या कंडीशन है? सर आयनिक ठोस उसी समय हो सकता है जब उसका क्या होगा, आयन क्या हो, पॉजिटिव, और ऋण आयन क्या हो, मतलब क्या, ऋण आयन हो, पॉजिटिव आयन हो और क्या होगा, निगेटिव आयन हो। अब जब दोनों आपस में जिस फोर्स के द्वारा जुड़ेंगे उस फोर्स का नाम क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स। जरा सोचिए, आप दिमाग लगाइए कि हम अभी एक स्ट्रक्चर से बताया कि यहाँ पर Na सेल का जो स्ट्रक्चर था आपका, आप जस्ट अभी यहाँ देखे थे, ये जो स्ट्रक्चर आपको था, यह Na प्लस और कितना Cl माइनस, चाहे Cl माइनस और Na प्लस, ये जितनी भी था ना, ये क्या होगा, एक डिफिनिट शेप में क्या होगा, यहाँ पर एक डिफिनिट शेप डिफाइन करते हैं। क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि ये ठोस होते हैं। और ये अब जब ठोस होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, भंगुर भी होते हैं। क्यों? कि अगर इस पर थोड़ा सा क्या हिट किया जाए, हथौड़े से इस पर अगर मारा जाए तो क्या होगा, ये बिखर जाएगा। इसका मतलब भंगुर होते हैं, यानी ब्रिटल होते हैं। तो हम बात करेंगे इसके गुण, किसके गुण, आयनिक ठोस के गुण। इसको हम मिटा दें। अब हम बात करेंगे आयनिक ठोस के गुण। आयनिक ठोस के गुण। आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। आयनिक ठोस कठोर, हार्ड, एवं भंगुर ब्रिटल होते हैं। दूसरा पॉइंट, आयनिक ठोस जल यानी वाटर तथा पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। आयनिक ठोस H2 यानी लिख देते हैं जल, H2 तथा पोलर ध्रुवीय विलायक, मतलब क्या, पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन अध्रुवीय विलायक नॉन पोलर सॉल्वेंट में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। जैसे हम अगर NaCl को अगर क्या करते हैं, वाटर में डाल देंगे तो ये क्या होगा, घुलनशील हो जाएगा। वाटर में क्या होगा, यानी सॉल्यूशन बनाएगा। सबसे बढ़िया क्या होगा, सॉल्यूशन बनाएगा, यानी विलयन, क्या बनाएगा, विलयन बनाएगा। लेकिन अगर हम इस NaCl को अगर हम किसमें, बेंजीन समझते हैं ना, बेंजीन का संरचना होता है। ये बेंजीन में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। इसका मतलब है ये क्या है, अघुलनशील होते हैं। लिखिए, इनकी संरचना नियत होती है, अगला पॉइंट, इनका गलनांक उच्च होता है। इनका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट उच्च, मतलब क्या, हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
यह द्रव्य सॉल्यूशन में विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, लेकिन बट ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक मतलब क्या, नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे बात करेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि हमने NaCl ले लिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक एक्वस लिखे हुए हैं, मतलब है कि A एक्वस हो गया तो Na प्लस और Cl माइनस में क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर यही NaCl अगर यहाँ का सॉलिड में हो जाए तो ये कभी Na प्लस और Cl माइनस में क्या होगा, नहीं टूटेगा। मतलब ये क्या, विद्युत के क्या हो गया, कुछ कंडक्टर है, लेकिन ये क्या है, नॉन कंडक्टर है। पॉज करके इसको लिखिए। एग्जाम्पल के तौर पर NaCl जब ये टूटेगा कब, तो कितना, Na प्लस और कितना Cl माइनस। आपने लिया कितना, KCl, टूटे कितना, K प्लस और कितना Cl माइनस, कितना टूटे KNO3, पोटासियम नाइट्रेट क्या होगा, K प्लस और कितना NO3 माइनस। ये सब क्या है, आयनिक ठोस है, लेकिन ये कब अवस्था है, ये क्या सब एक्वस है, क्या है, ये सब एक्वस है, सब एक्वस है। तो इसका आयन भी ये भी क्या होगा, एक्वस होगा, 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 ये भी एक्वस होगा, ये भी क्या होगा, एक्वस होगा। अगला पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, क्वथनांक निश्चित होते हैं या नियत होते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है। अगला पॉइंट वे भी लिख सकते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफिनिट होते हैं, नियत होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी दिए थे, Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, और वही Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6। ये डिफिनिट है, मतलब है कि हम बताए थे कि Na प्लस और कितना Cl का कितना होगा, 6:6 होगा। अब हम यहाँ बात करेंगे धात्विक ठोस के बारे में। किसकी बात करेंगे, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस का बात होगा बाबू, धात्विक ठोस इसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। जरा सोचो कि मेटालिक सॉलिड का मतलब क्या होता है, कि मेटालिक सॉलिड में क्या होगा बाबू, इसमें पॉजिटिव आयन होंगे, यानी किसका, मेटल का पॉजिटिव आयन, और फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होंगे, मूव करेंगे। जितने भी अगर मेटल्स हैं वो क्या होगा, विद्युत के सुचालक होते हैं, उसमें चमक की गुण पाई जाती है, उसमें आघातवर्धता की गुण पाई जाती है, उसमें तन्यता की गुण पाई जाती है। क्यों, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी धात्विक क्रिस्टल में अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे वो क्या होगा, उसमें चमक की गुण आ जाएगी, उसमें आघातवर्धता की गुण आ जाएगी, उसमें तन्यता की गुण आ जाएगी, एंड सो ऑन। उसमें भंगुरता की गुण डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों, उसके पास फ्री आयन है। जिसके पास फ्री आयन होगा वो उतना ही उसमें चमक की गुण होगी, उसका क्रिस्टल लाइटिस भी क्या होगा, डिफाइन होगा। हर चीज क्या होगा, अलग अलग पैरामीटर पर क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट का जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, अलग अलग, एक जैसा नहीं हो सकता है। जरा सोचिए, एग्जाम्पल लेते हैं तब हम समझेंगे। जरा सोचिए कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम आपको समझा सकते हैं।
ये आप इस बात को समझ भी जाएंगे। जरा सोचिए कि अगर कोई भी चार्ज है, अगर कोई भी अगर क्या है एटम है, जैसे मान ली सोडियम है, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। मतलब है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना 8 और यहाँ कितना 1। जरा सोचिए कि इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अर्थात यहाँ चाहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब ये बात समझना है कि जब इससे, इस सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होगा? Na+ और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर चला जाता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है। यानी इस एटम पर, यानी इस धातु पर कैसा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज। अर्थात यहाँ पर जो भी ये आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर का इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप किए हुए हैं। यहाँ पर जो भी दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। जो भी दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन है? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। यहाँ आप देखते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, 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 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हो ना? आप यहाँ देखते रहो बाबू मेरे, ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है। जरा सोचो, ये इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन मूव कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हैं क्लाउड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं? क्लाउड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में घूमने वाला का फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जरा सोचो, ये दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा, ये दोनों के बीच यहाँ प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कूलम्बिक फोर्स ही बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर नाम क्या देते हैं? मेटालिक बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? मेटालिक बॉन्ड। जरा सोचो मुन्ना, यहाँ से अगर इसकी दूरी कितनी है? r है, तो जरा सोचो यहाँ फोर्स जो लगने वाला होगा वो कितना होगा? 1/4πε0 ना, इंटू क्या? Q पॉजिटिव, इंटू Q क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अब आई कितना? पॉजिटिव चार्ज और माइनस E के बीच के कितना दूरी का कितना? होल स्क्वायर, r होल स्क्वायर। यानी ये फोर्स यहाँ जनरेट होगा। मतलब है आपसे कोई पूछता है कि बताओ धात्विक ठोस किसे कहते हैं? तुम डिफिनेशन यहाँ से बनाओगे। क्या वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके धन आयन, कैसा? धन आयन, या इसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल। और तथा फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच, धन आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच जो बल लगते हैं, उस बल का नाम क्या होगा? कूलम्बिक बल, या इसको क्या बोलेंगे? धात्विक बंध, या क्या बोलेंगे? मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर कंडीशन जो होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच, यहाँ पर इस पोजीशन के, अगर यहाँ पर हम इस बात को यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये इसका क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ये क्या है? अवयकन। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं अवयकन में अवयकन इसके क्या क्या होंगे भाई? तब पॉजिटिव और क्या? इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके अवयकन कौन कौन है? पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम क्या है बाबू? धात्विक बंध है, मतलब मेटालिक बॉन्ड। इनके बीच जो बंध लगेंगे उसको मेटालिक बॉन्ड कहेंगे या कूलम्बिक बल कहेंगे। दूसरी बात, आप जरा सोचोगे कि यहाँ पर जो प्लस चार्ज है, इसको कौन ओवरलैप कर रहा है? इस प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहा है। मतलब है कि जरा सोचिए कि अगर ये मेरा हाथ है तो मेरा हाथ का पॉजिटिव चार्ज है, और इसको ढकने के लिए क्या है? सपोज कीजिए कि ये निगेटिव चार्ज ऐसे आ गया, तो इसको ओवरलैप कर लेगा कि नहीं? जब ओवरलैप कर लेगा तो दोनों के बीच जो बंध बनेंगे, उस बंध का नाम क्या है? धात्विक बंध, मतलब मेटालिक बॉन्ड। इसका मतलब है हम इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, ये चीज़ हमको देखना है। डिफिनीशन हमको समझना है, ये चित्र के द्वारा ही डिफिनीशन हम समझ सकते हैं। जरा सोचिए, यहाँ हम इसका डिफिनीशन लिख रहे हैं, या यहीं पर लिख देते हैं इसको मिटाकर। वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयकन धन आयन कर्नल तथा फ्री
फ्री इलेक्ट्रॉन के बादल के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले बल को धात्विक बंध कहा जाता है। जैसे सभी धातु, सभी धातु मतलब है कि ऑल मेटल, ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स, मेटलॉइड इटीसी। जरा सोचो मेरे बाबू कि यहाँ पर क्या बोलेंगे, वैसे ठोस, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयकन धन आयन अर्थात कर्नल तथा फ्री इलेक्ट्रॉन के बादल के बीच लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहा जाता है। और ये धात्विक बंध के बीच जो बंध जो बनता है वो बंध रियल में एक तरह से क्या होता है, कूलम्बिक बल ही होता है। क्या होता है, कूलम्बिक बल ही होता है, जो आपको यहाँ टर्म दिखाया गया है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये चीज दिखाया गया है। आप इसको लिख लो, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो एग्जाम्पल में तो सभी धातु बात कर दे, जैसे सपोज करो सभी धातु मतलब कॉपर, क्रोमियम, सोडियम, Fe, ETC। अब जरा सोचो बाबू, इसमें एक तुमसे छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम बोले कि सपोज करो कि मेरे हाथ में अंगूठी दिख रहा है ना, इसमें चमक गुण है ना, है ना, ये क्यों है? तो तुम क्या जवाब दोगे कि सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे मुन्ना, वो क्या होगा, विद्युत के सुचालक होगा। दूसरी बात है उसमें चमक की गुण पाई जाएगी। दूसरी बात है उसमें क्या होगा, आघात वर्षा की गुण पाई जाएगी, एंड सो ऑन। अलग अलग टाइप के इसके पैटर्न होंगे। क्लियर? तो हम लोग इसका गुण पढ़ेंगे ना तब बहुत कुछ मिलेगा। इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं, मिटा देते हैं। धात्विक ठोस के गुण, धात्विक ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड। ध्यान दीजिए, जितने भी मेटालिक सॉलिड होंगे वो सब विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। क्यों होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। मतलब पहला है सभी धात्विक ठोस, सभी धात्विक ठोस विद्युत ठोस का मतलब यहां लिख सकते हैं मेटालिक सॉलिड, विद्युत विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। सपोज करो बाबू, एक हमारे पास क्या है, ये वायर है, किसका वायर है, एल्युमिनियम का वायर है। अगर यहाँ से करंट को फ्लो करा दिया जाए तो इसमें करंट क्या होगा, फ्लो करने लगे, एक नियमित डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो करने लगे। मतलब है कि अगर इस छोर से अगर हम क्या करें, इसको टच करते हैं, अगर यहाँ से करंट आई दे दिया गया है, अगर इसको यहाँ से टच करते हैं हमको करंट लगेगा। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कि हमारे घर में मम्मी खाना बनाती है, कढ़ाई है, तो कढ़ाई का शेप ऐसे ही ना होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि कढ़ाई का शेप ऐसे होता है। मम्मी से सपोज कर कुछ गर्म कर रही है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर क्या हुआ, आग लगा दी। यहाँ पर हमारे घर में चूल्हा होता है, सपोज कि यही चूल्हा है, ये चूल्हा है, चूल्हा से इसको गर्म किया जा रहा है। तो हम तो गर्म तो यहाँ कर रहे हैं ना, गर्म करने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ हो गया, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ये पूरे इंटायर जितने भी क्या है, ये धातु का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ क्या है, कढ़ाई है, इस पूरी तरह गर्म हो गई। मतलब क्यों गर्म हो गई, तो इसके पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो गया, गर्म हुआ। कोई पूछेगा कि ये सुचालक होते क्यों होते, इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। नोट कीजिए। दूसरी बात, सभी धात्विक ठोस,
सभी धात्विक ठोस में आघातवर्धता तन्यता की गुण पाई जाती है। सभी धात्विक ठोस में आघातवर्धता मिलेबल त्वरता तन्यता तथा चमक की गुण पाई जाती है, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपसे बोले, अगर हम आपसे बोले कि चमक रहा है तो क्यों बोले? सर इसको हथौड़े से पीटे तो क्या होगा? अरे भाई क्या फैल जाएगा? ये फैलेगा ना, फैलने के बाद क्या होगा ना, ये जब फैल जाएगा तो क्यों फैल जाएगा? तो क्या बोलेंगे? सर फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। सर ये चमकेगा, क्यों चमकेगा? सर फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। सर इसमें आघात यानी हथौड़े से चोट दिया जाए तो ये क्या होगा? सर इस पर आघात किया जाए तो क्या होगा? फैलेगा, मतलब उसमें तन्यता गुण आ जाएगी। क्यों? तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, इनका गलनांक मतलब क्या? मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जैसे आप ले लो बाबू कि Fe की बात करेंगे कितना डिग्री पर गलेगा जी? तो हम बताए थे 2170 डिग्री पर गल जाएगा। यानी लोहा कितना बगल जाएगा? 2170। अगर हम तांबे की बात करेंगे तो वह 1170 या इसी के आसपास क्या होगा? ये भी क्या होगा? गल जाता है। यानी जितनी भी चीज़ है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक निश्चित है। इसको लिख लीजिए, आगे हम चलते हैं। ये कठोर से, ये मुलायम से कठोर होते हैं। ये मुलायम से क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अब जरा सोचो कि बच्चा के दिमाग में आएगा कि सर ये मुलायम से कठोर कैसे? देखिए, कोई भी अगर समझ, जैसे आप लोहा देखे हो ना, लोहा को आप गर्म करोगे ना, तो गर्म करने के साथ उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगी? कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना तो उसमें हार्डनेस क्या होगा? बढ़ेगा। ये कारण क्या है ना कि पहले लोहा क्या था? मुलायम था। मुलायम के बाद का हार्ड हो जाएगा। क्यों? जब इसको हीट दिया जाएगा तब, उससे पहले नहीं। यानी जितने भी धात्विक ठोस होते हैं उसमें संवहन के गुण पाए जाते हैं। किसके गुण पाई जाती है? संवहन के गुण। मतलब है धातुओं में संवहन की गुण पाई जाती है। गुण पाई जाती है। अब हम बात करेंगे सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस इसको बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। देखेंगे बाबू कि जो इसके क्या होंगे, जो एटम होते हैं ना, ये आपस में मिलकर, ये एटम क्या होते हैं? ये मिलते हैं आपस में मिलकर। एटम, ये जो भी एटम है, ये एटम मिलेंगे एक गेंट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। कैसा मॉलिक्यूल? ये भी एटम है। ये क्या है? एटम है। ये भी क्या है? एटम है। ये भी क्या है? एटम है। एक यहाँ से क्या बनेंगे? एक गेंट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। लेकिन ये किस में होता है? ये 3 डायमेंशन में।
और इनके बीच जो बंध रहते हैं ना, ये जो बंध यहाँ बनते हैं, इस बंध का नाम क्या है? कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान दीजिए कि हम अगर इसका डिफिनीशन बनाते हैं, आप डिफिनीशन खुद बनाओ बाबू मेरे, आप साइंस पढ़ रहे हीरो, आप लोग तो एकदम रियल में हीरो हो। अगर आप डिफिनीशन बनाना चाहते हो छोटू, कैसे डिफिनीशन बनाओगे तुम खुद बताओ। क्या बोलेंगे? ये कैसा ठोस है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, जो आपस में मिलकर या आपस में बंधकर एक गेंट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो आपस में जब मिलेंगे तो किसके द्वारा मिलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा। जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे? एक गेंट मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। गेंट का मतलब होता है बहुत बड़े अणु का निर्माण करना। और किसमें? 3 डायमेंशन में। और इसी को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड। तो हम डिफिनीशन बनाना चाहेंगे, क्या बनेंगे? वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं, जो सहसंयोजी बंध से बंधकर नेटवर्क सॉलिड या गेंट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। जैसे डायमंड, हीरा। क्या बात करेंगे? हीरा, इसको बोलते हैं डायमंड। ये बहुत कठोर होता है। इस कठोर होने का रीजन क्या है भाई? इसका म्यू का मान कितना होता है? 2.42 के आसपास होता है। लेकिन इसका सी का मान जो होता है, क्रांति कोण यानी साइन, सी का जो मान होता है वो कितना होता है जी? 24.2 डिग्री के आसपास लगभग में, जिसके चलते इसका घनत्व भी क्या होता है? अधिक हो जाता है। अगला हम बात करेंगे ASiO2, इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज। ये है बालू, दिस इज द फार्मूला बालू। ये किसका फार्मूला है? बालू का फार्मूला है। छोटू ये ध्यान रखना है कि ये बालू जो होता है ना, ये क्या है? बालू। ये बालू का फार्मूला है। इस बालू से क्या क्या बनते हैं? इस बालू से क्या क्या बनते हैं? जितने आप ग्लास देखते हो ना, जो भी ग्लास आपको दिखता है, ये सब किससे बनते हैं? बालू से बनते हैं। ये आप हीरा देख रहे हो ना, हीरा को बनाने में क्या होगा? इसका यूज किया जाता है। ये जितनी भी चीज़ आपको दिख रहा है ना, सब एक्सपेरिमेंटली है कि रियल में होता है क्या? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप देखोगे कि बालू से ही क्या बनता है? कांच बनता है, शीशा जिसको बोलते हो। लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन पैटर्न क्या होगा? अलग अलग होगा। पैटर्न क्या होता है? अलग अलग होता है। हम अगला एग्जांपल दे सकते हैं इसका। अगला एग्जांपल ALN, इसको लिख लीजिए। अब हम इसके अब क्या पढ़ेंगे? सहसंयोजी ठोस के गुण। सहसंयोजी ठोस के गुण। अब इसके हम गुण की बात करेंगे। पहला, जितने भी सहसंयोजी ठोस होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। सहसंयोजी ठोस विद्युत एवं ऊष्मा के
कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। दूसरा पॉइंट, सहसंयोजी ठोस अत्यंत एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, कठोर, मतलब क्या, हार्ड होते हैं। सहसंयोजी ठोस के अवयकन परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं जो सहसंयोजी बंध द्वारा बंध होते हैं, जो सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं। इसको लिखिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ए गेंट मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड ठोस का निर्माण करते हैं। ए कठोर एवं भंगुर हार्ड एवं भंगुर ब्रिटल होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं जो सहसंयोजी ठोस है, जो सहसंयोजी ठोस है। यह अपवाद स्वरूप है, यह अपवाद स्वरूप है। अब हम बात करेंगे आणविक ठोस। किसकी बात करेंगे छोटू? आणविक ठोस के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आणविक ठोस। आणविक ठोस समझते हैं क्या आप? समझते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाए कि आणविक ठोस मतलब है कि इसके अवयकन क्या रहेंगे? अणु। अणु ऐसी चीज है ना जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? अणु ऐसी चीज है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी इस पर किसी तरह का आवेश नहीं होता है। अब जरा आपसे कोई पूछे कि सर आप कैसे बोल दिए, तो जरा आप दिमाग लगाइए। अगर हम बोले कि H2, ये क्या है? अणु। इस पर कोई चार्ज है क्या? नो, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये अणु है। और इसमें जो बंध लगेंगे ना, जो इसमें बंध होंगे, इसमें कैसा बंध होगा मेरे भाई? तो इसका नाम है इंटर मोलिक्यूलर फोर्स, यानी बोलते हैं अंतराण्विक बल। इसका मतलब है कि अगर हम जो पैटर्न लिखने जा रहे हैं आणविक ठोस के बारे में, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब हम लिखेंगे रियल में आणविक ठोस। आणविक ठोस इसको बोलते हैं मोलिक्यूलर सॉलिड। मोलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान दीजिए, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके संरचनात्मक
अवयिकन, अवयिकन अणु होते हैं जो वान डर वाल, क्या बात करेंगे, जो वान डर वाल बल द्वारा, वान डर वाल बल द्वारा जुड़े रहते हैं, उसे आणविक ठोस कहा जाता है। आणविक ठोस कहा जाता है। ध्यान दीजिए मेरे बात पर, हम क्या बोल रहे हैं कि वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके संरचनात्मक अवयिकन क्या होते हैं बाबू, अणु होते हैं। क्या होते हैं, अणु होते हैं जो वान डर वाल बल द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, वान डर वाल बल द्वारा बंधे होते हैं या जुड़े रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आणविक ठोस बोलते हैं। मतलब क्या कि जब आणविक ठोस बनेंगे ना तो उसमें एक बल होगा, उस बल का नाम क्या होगा, वान डर वाल बल। बल का नाम क्या होगा, वान डर वाल बल, या इसको हम बोल सकते हैं आंतराणिक बल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आंतराणिक बल, लेकिन जनरली हम वान डर वाल बल की ही बात करेंगे। अब ये आपको दिमाग लगाना है कि रियल में जो हम लोग डिफिनीशन बना रहे हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। पहला बात है कि मॉलिक्यूल, ये क्या है, मॉलिक्यूल। जैसे जरा सोचिए कि H+H, ये तो रियल में एटम है ना, लेकिन जब ये बन जाएंगे ये क्या बनेंगे, H2, इस पर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है। तो इस पर जब कोई चार्ज नहीं होगा मतलब है ये क्या बन गया, अणु बन गया, और ये क्या हो गया, आवेशहीन हो गया, आवेशहीन हो गया। जो इसमें बल होंगे ना, जो इसमें बल होंगे उस बल का नाम क्या होगा, वान डर वाल, वान डर वाल फोर्स होंगे। इसमें कैसा होंगे, वान डर वाल। जैसे आपसे हम पूछे कि O+O क्या बनेगा मुन्ना, O2, इसमें कैसा बल होगा, वान डर वाल बल। हम आपसे पूछे कितना, N+N क्या बनेगा, N2। हम पूछे C+H2 क्या बनेगा, CH4। हम C+O2 क्या बोलेंगे, Ca2। ये जितनी भी चीज़ है ना हम क्या बोलेंगे, S+O2 क्या बनेंगे, SO2। ये सब इसमें कैसा बंध है, सब में वान डर वाल बल है, वान डर वाल बल, या उसको अंतराणिक बल भी बोल सकते हैं। तो ये जितने भी पैटर्न होते हैं ना सब इसमें होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आणविक ठोस जो होते हैं ना अपने उनके बॉन्ड के आधार पर, किसके बॉन्ड के आधार पर, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। मतलब क्या, इस बेचारा आणविक ठोस के 3 बेटे, कितने बेटे, 3 बेटे, सबका नाम अलग अलग है। देखते हैं कि रियल में इसका नाम क्या है। आइए अब हम बात करेंगे आणविक ठोस के प्रकार। आणविक ठोस के प्रकार, इनके ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस होगा तो म्यू क्या हो जाएगा, 0। दूसरा होता है ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस, यह म्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा। तीसरा होता है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। मतलब है कि H बॉन्डिंग मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड। अब जरा समझना है यहाँ पर ये रियल में क्या है, ये रियल में क्या है, इसके बारे में हम समझ जाएंगे ना, हर हमारा पैटर्न ही क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस कौन होते हैं, आपसे बोल दिया जाए कि अध्रुवीय ठोस कौन होते हैं, आप क्या जवाब दोगे, ऐसा देख के बता दोगे क्या कि सर अध्रुवीय ठोस है? नहीं मुन्ना, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। इसका पैटर्न समझ जाएंगे ना तो हर चीज़ क्लियर कर लेंगे हम कि रियल में क्या होता है। आइए देखते हैं अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस
वैसे आणविक ठोस जिसके अवयव कण अक्रिय गैसें होते हैं, वैसे आणविक ठोस जिनके अवयव कण मतलब का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं, जैसे आर्गन, नियॉन, etc। उसी को हम क्या बोलते हैं, अध्रुवीय ठोस बोलते हैं। लेकिन अब ये बात समझना होगा कि सर ये आप तो बोल दिए सर, लेकिन हमको बात समझना पड़ेगा। हाँ बात तो हम समझ, लेकिन एग्जाम्पल से हर चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगा। एग्जाम्पल से हर चीज़ क्या होगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। बात कैसे करेंगे, वैसे आणविक ठोस जिनके अवयव कण अक्रिय गैस होते हैं उसे आणविक ठोस कहा जाता है। आणविक ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल, जरा सोचो कि हमने क्या ले लिया, आर्गन ले लिया, हमने क्या ले लिया, नियॉन ले लिया, हमने क्या ले लिया, हीलियम ले लिया। ये जितनी भी चीज़ सब क्या है, इनर्ट गैसें हैं। ये क्या है, सब गैसें हैं। लेकिन ये कैसा है, मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है, जो एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हम बात करें क्या, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये डाई एटॉमिक है। ये क्या है, डाई एटॉमिक है। ये क्या है, डाई एटॉमिक है। जब ये डाई एटॉमिक है ना, ये क्या है, ये डाई एटॉमिक है। जब ये डाई एटॉमिक है, दूसरी बात हम यहां कह सकते हैं, जैसे आप देखो CO2, आप देखो SO3, ये सब जितने, आप देखो I2, ये सब जितनी भी चीज़ है ना, ये सब क्या है, सब क्या है, अध्रुवीय ठोस है। क्यों कि सब में म्यू का मान क्या है, 0 है। याद कीजिए 11th, जो बच्चा 11th पढ़ा होगा, आपको म्यू बराबर पढ़ाए थे मुन्ना लोग, n × n+2 BM बोरमैन। इसका मतलब n क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो n का मान यहाँ क्या होगा, 0 होगा। लेकिन n अगर अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड तो क्या होगा, वो 0 नहीं होगा। पेयर्ड का मतलब है युग्मित, लेकिन अनपेयर्ड का मतलब क्या होगा, अयुग्मित। यहां पर आप हाइड्रोजन देख लो, यहां पर जितने भी चीज देखोगे, इसमें क्या होगा, सब जगह म्यू का मान क्या मिलेगा, 0। यहां म्यू का मान क्या मिलेगा, 0। इसलिए क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। आप इसको लिख लो, बाद हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। वैसे आणविक ठोस जिनके संरचनात्मक अवयव कण ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, उसे ध्रुवीय आणविक ठोस कहा जाता है। आणविक ठोस कहा जाता है। इसमें डायपोल इंटरेक्शन बल कार्यरत रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे HCl, ये जब टूटेगा ना तो H+ और कितना Cl-, इसमें पार्शियल चार्ज होता है।
हम बोलेंगे SO2। जब SO2 की बात करेंगे ना तो जरा सोचिए कि एस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 होता है, और इस पर क्या होता है 2 लोन पेयर। यहाँ पर जब लोन पेयर आएगा तो यहाँ म्यू का मान क्या होगा 0 नहीं होगा, यहाँ पे म्यू का मान क्या होगा 0 नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा ये ध्रुवीय ठोस है। क्लियर, लिख सकते हैं। अब बात मेरा यहाँ पर होता है कि हाइड्रोजन बंध, किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। वैसे आणविक ठोस जिनके आवर्तन H बॉन्ड वाले अणु होते हैं उसे हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। हाइड्रोजन बंध वाले या युक्त ठोस कहा जाता है। ठोस कहा जाता है। मतलब मुन्ना यहाँ समझना है, छोटू क्या कहता है कि जब हाइड्रोजन बंध बनता है ना, रूल एक बना देते हैं, जस्ट लाइक रूल, प्यारा सा एक रूल है कि H के साथ जब क्या हो जाए NOF आ जाए, क्या बनाएंगे मुन्ना, H बॉन्डिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, H बॉन्डिंग। क्यों बनाएंगे, तो इसके पास क्या नहीं होते हैं, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, और इसके पास भी क्या होते हैं, d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसीलिए क्या बनाता है, H बॉन्डिंग बनाता है। जरा सोचो, ध्यान दो मुन्ना, अगर एग्जाम्पल H2O, यहाँ S लिख दिए, इसमें कैसा बॉन्डिंग है, इसमें कैसा बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हम आपसे बोले कि NH3, इसमें कैसा बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन। क्यों, देखो तो H के साथ है ना, H के साथ कौन है, N है, H के साथ N है ना, इस H के साथ N है ना, है। हम क्या बोलेंगे HF, इसमें कैसा बॉन्ड है, सब में हाइड्रोजन बंध है, सब में क्या है, हाइड्रोजन बंध है। यानी जितने भी हम एग्जाम्पल ले लेंगे सब में हाइड्रोजन बंध की हम बात कर रहे हैं। यानी जहां पर हाइड्रोजन बंध आएंगे ना तो वहां पर क्या आएंगे मुन्ना, H2 NH3 HF। यहां एक रूल से समझिएगा, H के साथ रिएक्शन ग्रुप 5A का रिएक्शन, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, सब बीमार। यानी एक कौन सा ग्रुप है बाबू, 5th A, इसका मतलब 15वां A ग्रुप है। यहाँ पर जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, NH3, इसके साथ करेगा तो क्या होगा, PH3, इसके साथ क्या होगा, ASH3, इसके साथ करेगा तो क्या होगा, SbH3, और इसके साथ क्या होगा, यानी किस में H बॉन्डिंग है, ये H बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग है। उसी प्रकार आप अगर बात करेंगे हाइड्रोजन के साथ ग्रुप 16A, मतलब है ओ सबसे तेज पुलिस। मतलब है कि यहाँ क्या हो गया, H2 बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, H2S बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, H2AC बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, H2T बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, PO बन गया। लेकिन ये डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पर क्या बना, H बॉन्डिंग। क्यों बना, तो इसमें क्या होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, d ऑर्बिटल नहीं है। अगर हम ग्रुप 17 की बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ, किसमें, ग्रुप 17A की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, फरदीन कल बीमार आया अमारा से, ये ऑस्ट्रेलिया लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। मतलब क्या कि यहाँ पर अगर बनेगा तो HF बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, HCl बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, HBr बनाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, HI बनाएगा,
यहाँ पर क्या बनेगा, तो ए डिफाइन नहीं होता। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एच बॉन्डिंग है, इसमें क्या है, एच बॉन्डिंग है। लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनमें कौन सा यौगिक एच बॉन्डिंग रखता है? ऑप्शन पहला H3, तो इसमें कौन को रखता है बाबा, कौन सा रखता है, इसको तब हम हटा देते हैं, एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पर, CH4। इसमें कौन है, इसमें H बॉन्डिंग, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस यौगिक के पास एच बॉन्डिंग नहीं है, एच बॉन्डिंग नहीं है? ऑप्शन पहला ए बेंजीन है, इसमें कौन सही है, लिख लीजिए। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप पढ़ाई करते हैं, मुस्कुराते रहें और एकदम टेंशन फ्री होकर मस्ती करते रहें।